नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये 12वें दिन का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो 11 लेक्चर दिए गए हैं उन्हें एक बार देख लीजिएगा, क्रमबद्धता बनी रहेगी क्योंकि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से हमने यहाँ शुरुआत की है, लेकिन इसके बहुत सारे लेक्चर जिसमें कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बेसिक डिफिनीशन दी गई थी वो पीछे कवर हो चुके हैं। तो एक बार उन्हें देखिएगा, फिर यहाँ आकर इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में आज हम देखेंगे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खूबियों को, यानी उसकी विशेषताओं को। पारिस्थितिकी तंत्र भी स्थलीय और जलीय भागों में बांटा गया है। तो जल का पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है और कितने प्रकार का होता है, तो आप जानते हैं कि एक तो मीठा पानी होता है, दूसरा खारा पानी होता है, मतलब अलवणीय और लवणीय। तो उसी आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र जो जल वाला है उसको भी हम बांट कर देखेंगे। तो पहला आपका जो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र दिख रहा है वो अलवण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, नाम से पहचान हो जा रही है, यानी ऐसा पानी जिसके अंदर लवण की उपस्थिति यानी खारापन मौजूद ना हो। और इसमें जिस प्रकार के पानी या जिस प्रकार के जल स्रोतों की हम बात करते हैं तो सरित हो सकता है। सरित का मतलब बहते हुए पानी से तात्पर्य है। सरिता अर्थात नदी। तो नदी का पानी कैसा होता है? बहता हुआ होता है, यानी उसका एक स्रोत होता है और एक गंतव्य होता है जहाँ जाके वो समाप्त होती है। और दूसरा है सरोजल। तो सरोजल जो है, सरो का मतलब होता है सरोवर, तो तालाब का पानी जो कि टिकाऊ होता है, स्थिर होता है। ये दो प्रकार है। सरित जल प्रणाली में ताजे पानी की धाराएं, झरने, ये सब आते हैं। मतलब बहता हुआ पानी होना चाहिए, चाहे वो नदी का हो, झरने का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और सरोजल में जितने भी स्थिर पानी के स्रोत हैं वो सब आते हैं। सिर्फ तालाब नहीं आएगा, दलदल भी आ सकता है, गड़ही भी आ सकती है जो आपके आसपास होती है। तो इस तरह की चीज़ें। और ये भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अलवणीय जलीय पारितंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है तो उनकी विशेषताएं आपस में मिलें, एक समान हो, ये ज़रूरी नहीं है। जो दलदल का पारिस्थितिकी तंत्र है वो अलग होगा, सरोवर का अलग होगा, नदी का अलग होगा। तो विभिन्नता यहाँ पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। और समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत विशाल है, बड़े आकार का है। मतलब 3/4 हिस्सा महासागर से यानी पानी से घिरा हुआ है। आदिकाल में पैंथालासा और पैंजिया की अवधारणा हम देखते हैं। पैंथालासा पूरा एक महान महासागर था। बाद में जब स्थलखंड का बंटवारा हुआ तो अलग अलग समुद्रों और महासमुद्रों के तौर पे हम उसे देखते हैं। तो कुल मिलाकर वो बहुत बड़े जल के भंडार हैं, लेकिन उनका पानी खारा है, उसमें लवण की उपस्थिति है। और इस तरह के पारिस्थितिकी तंत्र में ज्वार नदमुख आता है। अब ज्वार नदमुख की स्थिति जो है, यानी एस्चुरी की बात हो रही है या डेल्टा भी इसी कंडीशन में आते हैं, तो वहाँ पर मिलन होता है। ऐसा नहीं है कि वो लवणीय ही होता है या अलवणीय ही होता है। दोनों ही पानी की स्थितियां वहाँ मिलती हैं। मतलब नदियाँ या तो महासागर में गिर रही होती हैं या दूसरी नदियों के साथ मिलकर डेल्टा बनाते हुए अंत में महासागर में समाती हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी की तरफ बनता है, या नर्मदा इत्यादि नदियाँ जो एस्चुरी बनाती हैं वो अरब सागर की ओर, भारत के संदर्भ में। तो ये ज्वार नदमुख काफ़ी उत्पादक होते हैं। इनका पानी एकदम से खारा नहीं होता है। देखिए, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें समुद्र तो है ही है, समुद्र तो मुख्य है और वही है, लेकिन उसके अलावा उससे जुड़ी हुई है एस्चुरी और डेल्टा। तो उसको भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं क्योंकि मैंग्रोव पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, हर साल ही आते हैं। तो ज्वार नदमुख वो स्थान होता है जहाँ नदी और समुद्र का मिलन होता है और ज्वार नदमुख नदी और समुद्र दोनों से ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र होते हैं। कभी कभी ऐसी प्रजातियाँ वहाँ निवास करने लगती हैं और अपना स्थायी आवास बना लेती हैं, जो कि दोनों में नहीं पाई जाती, न तो उस नदी के अंदर होती है न समुद्र के अंदर होती है। तो ये बड़े ही उत्पादक लेकिन संक्षिप्त क्षेत्र होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। और ज्वार नदमुख के उदाहरण में आप नदमुख को देख सकते हैं। नदमुख मतलब नद मतलब नदी और मुख मतलब उसका मुहाना, तो नदी का जहाँ पे मुहाना खुलता है। इसके अलावा तटीय जो रेखाएं होती हैं, मतलब बीच में एक ऊंचा स्थान है और समुद्र की लहरें, जो ज्वार भाटा आप कहते हैं, तो ज्वार आया और लहरें जो है इसे छलांग लगा के पार कर गई और स्थलखंड पे यहाँ तक फैल गई। फिर भाटा यानी पीछे की ओर जब वो खींचेंगी, यानी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव वहाँ पर दिखाई देगा, पीछे की ओर जब सिमटेगा तो पानी यहाँ पर रुक जाता है। तो इस तरह से लैगून, झीलें और तमाम जो डिज़ाइनें हैं वो बनती हैं। और डेल्टा, ये डेल्टा जो है ये नदियों के द्वारा ही बनता है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। अनूप और जो मैंग्रोव क्षेत्र हैं उन्हें आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा ज्वार नदमुख का जो क्षेत्र है इसमें सब कुछ को हमने डाल दिया। सब कुछ का मतलब जो समुद्र के किनारे विकसित होने वाली अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं, और ये स्थलाकृतियाँ जल से परिपूर्ण होती हैं। यहाँ एक बार जैवमंडल की परिभाषा को और देख लेते हैं। तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन मौजूद हो वो जैवमंडल के अंतर्गत आता है।
और इसमें वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल तीनों ही शामिल हो जाते हैं। यह ध्रुवों पर अनुपस्थित है। हालांकि हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि पाया ही नहीं जाता है, कुछ न कुछ सूक्ष्म जीव पाए भी जा सकते हैं। कभी कभी कवक और बैक्टीरिया के बीजाणु होते हैं, लेकिन उन्हें हम जीव इसलिए नहीं मानते हैं। यहाँ अनुपस्थित होने की बात क्यों कही गई? क्योंकि वहाँ तापमान बहुत कम होता है और उतने कम तापमान पर जैविक सक्रियता संभव नहीं है। मतलब जीवन के लिए जो सक्रियता अनिवार्य होती है, सजीव के जो लक्षण होते हैं, वो वहाँ पर पाए जाने संभव नहीं है, तो वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इसके बाद घास भूमि का अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र है। घास के मैदान है, जो कि पहले के समय में ऐसी कल्पना की जाती है कि घने पेड़ों का समूह वहाँ रहा होगा, मतलब जंगल रहे होंगे। लेकिन मनुष्य ने जंगल काटे और वहाँ साफ सुथरा करके खेत बनाया और कुछ ज़मीन ऐसे ही खाली छोड़ दी अपने रहने टहलने के लिए। तो वहाँ जो खेत थे वो तो खेती के काम आने लगे, बाकी जो है वो घास भूमियों में तब्दील हो गए। और कुछ स्थानों पर भौगोलिक कारकों की वजह से भी घास भूमियाँ पाई जाती हैं। मतलब वर्षा, जलवायु और अन्य कारक जो है वो इसमें जिम्मेदारी निभाते हैं। तो लंबे पेड़ वहाँ उग नहीं सकते, छिटपुट वृक्ष होते हैं और लंबी चौड़ी घास होती है। तो दोनों ही कारण हो सकते हैं, मानवीय कारण हो सकते हैं, भौगोलिक कारण हो सकते हैं। अब अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, जो घास भूमि का पारिस्थितिकी तंत्र है, ये पृथ्वी की सतह का करीब 10 से 25% हिस्सा घेरता है। और ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। अगर हम भौगोलिक कारकों की बात करते हैं तो वर्षा की मात्रा का कम होना ये घास भूमि की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। और मनुष्य के द्वारा भी जो हस्तक्षेप जंगलों में किया जाता है उसकी वजह से भी घास भूमियाँ जमती हैं। तो 15 से 75 सेंटीमीटर के बीच जहाँ वर्षा होती है वहाँ अधिकतर घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी वृक्ष वहाँ पे डॉटेड होते हैं, छिटपुट होते हैं। यह वर्षावन क्षेत्रों के लिए अनुकूल नहीं है। वर्षावन में ज़्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, और निरंतर होती है, लगभग रोज ही। लेकिन मरुस्थल वाले क्षेत्रों जितनी कम बारिश भी यहाँ नहीं होती है, बीच की स्थिति है, तो यहाँ संक्रमण का खतरा होता है। अब वर्षावन तो यहाँ फिर से जनरेट नहीं हो सकते, लेकिन मरुस्थल के यहाँ लौट आने का खतरा होता है कि मरुस्थल जो है वो यहाँ धीरे धीरे करके अपनी घुसपैठ बना लेगा और सारी ज़मीन बंजर हो जाएगी। तो घास भूमियों में ये स्थिति पैदा होती है जब बहुत ज़्यादा चराई होती है, मतलब पशु जो है वो ज़्यादा चरते हैं और घास को नष्ट किया जाता है कुल मिलाकर। तो वहाँ मिट्टी नग्न हो जाती है, यानी घास की जड़ों द्वारा जो ढकी हुई थी, बंधी हुई थी, वो एकदम से एक्सपोज हो जाती है। और उसके बाद जितने भी जलवायु कारक हैं, चाहे हवा हो या पानी हो, उसके द्वारा वहाँ से अपरदन शुरू हो जाता है। तो मृदा की ऊपरी परत खराब होने से वहाँ बंजर जमीन का उत्पादन होता है। तो ये चीज़ें चलती हैं। और विशिष्ट घास के मैदान होते हैं, इनकी बात की जा रही है, जो आमतौर पर समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण जलवायु ये घास के मैदानों के लिए, विशेष प्रकार के घास के मैदानों के लिए बड़ी ही अनुकूल मानी जाती है। इन्हें दुनिया में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो घास के मैदानों के नाम ये पूछे जाते हैं। इसमें आप देखें कि यूरोप और एशिया में स्टेपी कहा जाता है। साउथ अमेरिका जो है, यानी दक्षिणी अमेरिका, वहाँ पंपास कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में कहते हैं वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं डाउन्स। तो लगभग हर महाद्वीप, प्रायद्वीप क्षेत्रों पर ये पाए जाते हैं। और भारत में मुख्य रूप से ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ सघन वनों के उत्पन्न होने की संभावनाएं नहीं है, वहाँ पर घास भूमियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ शेष भारत के भी संदर्भ में देखें तो घास के मैदान ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिमालय पर ही पाए जा रहे हैं, और भी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से स्टेपी और सवाना से मिलकर, मतलब दोनों का मिला जुला रूप हमें दिखाई देता है। न तो ये 100% स्टेपी प्रकार की घास भूमियाँ होती हैं और न 100% ये सवाना प्रकार की होती हैं। तो स्टेपी की संरचना के लिए अधिकतर रेतीले और खारे मिट्टी वाले, जो जहाँ की मिट्टी खारी है, वहाँ के बड़े बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जहाँ परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ स्टेपी प्रकार की जो घास है वो पाई जाती है। और भारत में पश्चिमी राजस्थान, यहाँ देखें बता भी दिया गया है कि भारत में पश्चिमी राजस्थान के जो कुछ क्षेत्र हैं, कुछ ही हिस्से, सभी नहीं, वो स्टेपी की संरचना के लिए बड़े ही अनुकूल हैं। जहाँ की जलवायु पूरे साल में 10 से 11 महीनों के लिए अर्ध शुष्क रहती है, यानी आधी सूखी रहती है और आधी नमी युक्त रहती है। और औसत वार्षिक वर्षा आप देख लीजिए कितनी कम है, 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो रेगिस्तान का वहाँ होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ छिटपुट घास भी पाई जाती है। और ये मैदान रेतीले, खारे, बड़े क्षेत्रों के का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब खारी मिट्टी के लंबे चौड़े मैदान होते हैं, लेकिन रेत भी यहाँ पर पाई जाती है। और मिट्टी हमेशा खुली हुई होती है, एक्सपोज होती है, कहीं कहीं चट्टानें भी होती हैं, ऊबड़ खाबड़ बंजर जैसे दिखाई देते हैं। और अस्थिर रेत के टीले भी यहाँ होते हैं। मतलब रेत का अपरदन कैसे होता है? वायु के द्वारा आमतौर पे होता है, क्योंकि वर्षा की मात्रा तो वहाँ ज़्यादा है नहीं। तो हवा एक स्थान से बालू उड़ाकर ले जाती है, दूसरी जगह इकट्ठा कर देती है। तो ऐसे रेत के टीले बनते हैं। फिर वहाँ वायु का प्रवाह तेज हुआ तो वहाँ से भी वो उड़ चले और कहीं जाकर जम जाएंगे। तो ये अस्थिर टीले बनते हैं। और इन मैदानों में शुष्क घास, जो सूखी घास होती है, वो केवल संक्षिप्त मौसम के दौरान पाई जाती है। जो संक्षिप्त आर्द्र मौसम होता है उस समय पाई जाती है। आर्द्रता मिलेगी तभी तो जमेगी। पौधे जमने के लिए नमी सबसे आवश्यक होती है। मिट्टी के बाद यही सबसे मेन फैक्टर है। मिट्टी तो हर जगह है, लेकिन नमी की मात्रा जहाँ पर्याप्त है वहाँ अधिक मात्रा में वनस्पतियाँ होती हैं। तो घास के लिए भी वो आवश्यक है। घास की परत विरल होती है। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में विरल परत ही पाई जाएगी, बहुत सघन घास जमने वाली है नहीं।
और मुख्य रूप से वार्षिक घास प्रजातियों में शामिल होती है। तो ये हमने देखा। अब सवाना और स्टेपी के बीच का अंतर क्या है, फ़र्क मालूम होना चाहिए। तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि सवाना में शुष्क घास भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और ये जो है ये केवल आर्द्र मौसम के दौरान ही नहीं बढ़ती है, बल्कि सूखे मौसम जो है, मतलब जब वर्षा नहीं हो रही होती है, तब भी ये छोटी मोटी मात्रा में पाली जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरा वहाँ पे ज़मीन जो है वो नग्न हो जाएगी, घास तब भी रहेगी। सूखा मौसम रहेगा तो थोड़ा कम रहेगी, आर्द्रता वाले में जो है वो ज़्यादा रहेगी। और स्टेपी में संक्षिप्त आर्द्र मौसम जो है सिर्फ उसी समय शुष्क घास उपलब्ध हो पाती है, अदरवाइज बाकी समय नहीं। स्टेपी और सवाना के बीच का एक और महत्वपूर्ण अंतर है कि भौगोलिक स्थिति इनकी जो है, मतलब भौगोलिक दशा। सवाना स्टेपी की तुलना में भूमध्य रेखा के समीप होते हैं। इक्वेटर के पास और इक्वेटर के दूर होने से तापमान का परिवर्तन होता है, तापमान से ही आर्द्रता नियंत्रित होती है, वर्षाक्रम नियंत्रित होता है। तो ये सब आप जानते हैं। अब यहाँ पर अंतर वही है कि भूमध्य रेखा के जो ज़्यादा समीप है वो ज़्यादातर सवाना मैदान है, मतलब सवाना घास के मैदान है, और ये मैदान स्टेपी से ज़्यादा गर्म होते हैं। भूमध्य रेखा की जो चीज़ जितना ज़्यादा पास होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर गर्मी होगी। तो ये हमने देखा। और वर्षावन के करीब होने के कारण सवाना मैदानों में दो प्रमुख मौसम पाए जाते हैं, दो ही मुख्य मौसम होते हैं। एक तो भीषण गर्मी का मौसम होता है, और थोड़ा अपेक्षाकृत एक ठंडा मौसम पाया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि उस समय कड़ाके की ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडक की अपेक्षा नहीं करनी है। और सर्दी का मौसम आमतौर पे सूखा होता है। इसके विपरीत स्टेपी की अगर बात करें तो ये भूमध्य रेखा से दूर हट के जमते हैं। इनकी अवस्थिति भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास में नहीं होती है, और दूर जो छायादार क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इनकी उत्पत्ति होती है, और इसके कारण यहाँ वर्षा पूरे वर्ष भर में प्रशस्त रूप से होती है। तो छायादार क्षेत्रों में ये उत्पन्न होते हैं। कुल मिलाकर स्टेपी और सवाना में आप अंतर देख रहे थे। इसके साथ ये भी कहा गया कि मध्यम ऊंचाई वाले पौधे ऐसी शुष्क परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकते हैं, और भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण अधिक ठंड की स्थिति होना स्वाभाविक है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, यानी पोल्स की ओर जाते हैं, चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ हो, ठंडी की मात्रा बढ़ती है। मतलब सूर्य का जो तापमान है वो उतना नहीं प्राप्त हो पाता है। सूर्य की किरणें भी तिरछी पड़ती हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, और भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं हमेशा ही। तो तापमान की अधिकता भूमध्य रेखा और आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम उससे दूर हटते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता है। तो इसलिए यहाँ भी यही कहा गया कि भूमध्य रेखा से दूर जाने के कारण ठंड की स्थिति यहाँ बढ़ती जाती है, और कुछ उत्तरी स्टेपी में बारिश की बजाय बर्फ़ गिरती है, और वही बर्फ़ के पानी से ये घास के मैदान काम चला लेते हैं। तो ये हमने देखा। अब नीचे जो आप देख रहे हैं ये घास भूमियों का वितरण है अलग अलग महाद्वीपों में। जैसे कि आप यहाँ देखें, ये नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद ये नीचे साउथ अमेरिका है। घास भूमियाँ ये फैली हुई हैं। इक्वेटर के पास वाले का मतलब आप ऐसे देख सकते हैं, बीच से इक्वेटर गया हुआ है। और यूरोप आपका यहाँ है। ये घास भूमियों का पूरा जो फैलाव है ये एशिया में आप देख रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में प्रसार है, बीच में खाली है, और किनारे किनारे घास के मैदान आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं, दो चीज़ों की बात कर लेते हैं। ये परिभाषाएँ अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़ करती है। एक तो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी। किसी भी पारितंत्र की जो क्रियाशीलता है, पारितंत्र जो है वो हमेशा कैसा होता है, क्रियाशील होता है। सक्रिय रहेगा तभी तक वो जीवित रह पाएगा। सजीव लोगों के लक्षण भी यही होते हैं, और सजीव ही अजैविक कारकों के साथ क्रिया करते हैं। तो क्रियाशीलता उसके स्थायी रहने के लिए आवश्यक है, और स्थायित्व कहाँ से मिलेगा और क्रियाशीलता कहाँ से मिलेगी? सौर ऊर्जा से मिलेगी। सूर्य का प्रकाश ही ऊर्जा देता है, और वही ऊर्जा का मुख्य और अंतिम स्रोत है। तो ये आधारभूत आवश्यकता है। प्राथमिक उत्पादन की अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यहाँ आप देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की ये मात्रा है। ये क्या है असल में? प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है, वो भी निश्चित समयावधि में, यानी जो टाइम लिमिट है वो इसमें फिक्स है। और इसे भार और या फिर ऊर्जा, देखिए, भार के रूप में या फिर ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। एक सीधी परिभाषा आपको यहाँ से मिलती है। जैव मात्रा का जो उत्पादन की दर है, मतलब उसके उत्पादन की जो दर है एक निश्चित समय में, उसको हम कहते हैं जैव मात्रा। और विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता की तुलना हम इससे कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें मात्रा मालूम हो जाएगी कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कितना उत्पादक है, और उसके आधार पर हम कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है और कहाँ पर कम है, और जब कम है तो क्यों है। ये हमने देखा। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जाता है। तो ये तो गुणागणित है, लेकिन इसमें परिभाषा मूल रूप से आपको पता होनी चाहिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है असल में, ये ध्यान दीजिएगा। और सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन के द्वारा उपयोग की जाती है। मतलब जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है, यानी संपूर्ण जो प्राथमिक उत्पादकता है, उसका एक बड़ा हिस्सा तो पौधों के द्वारा सांस लेने में खर्च हो जाता है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। पौधे सांस लेते हैं तो उसमें भी जो उत्पादकता है वो खपती है। पौधे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं,
और ये जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में पौधों के अंदर संचित होती है, कुछ उनके श्वसन और पोषण में काम आ जाती है। और जो संचित ऊर्जा होती है उसी को जो बाकी जीवधारी है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, क्रमशः इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के द्वारा। और ऊर्जा की मात्रा जैसे जैसे हम ऊपर के लेवल में जाते हैं, यानी उत्पादक से हम उपभोक्ताओं की ओर बढ़ते जाते हैं, कम होती जाती है और बहुत तेज़ी से डिक्रीज होती है। तो इसमें कैसे ऊर्जा व्यय हो रही है उसको हम सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता से माप सकते हैं। यहाँ पर जीपीपी और आर को आपस में यहाँ आप देख रहे हैं माइनस कर दिया गया, तो ये एनपीपी प्राप्त हुआ, यानी जो नेट प्राथमिक उत्पादकता है उसकी बात हो रही है। ये उत्पादकता परपोषितों की खपत यानी शाकभक्षी या अपघटक के रूप में इसके लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। और द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने एक नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के तौर पे परिभाषित किया है, तो वो भी एक परिभाषा है, लेकिन मूल परिभाषा जो आपने यहाँ देखी है वो ज़्यादा काम की है। अब इसके साथ ये भी कहा गया कि प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर भी निर्भर करती है। पौधे कितनी मात्रा में पाए जा रहे हैं और कौन सी प्रकार के हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि हर प्रजाति के पौधे की जो जीवन शैली है या उसका जो पूरा मेटाबॉलिज्म है, यहाँ इंसान का शरीर नहीं है लेकिन पौधे का है, तो वो भिन्न भिन्न होता है, उसकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। तो ऐसे में ये मतलब यहाँ ये तय किया जाता है कि पादप प्रजातियों के निवास पर ये सब कुछ निर्भर करे। इस प्रकार से पर्यावरणीय कारकों और पोषकों की उपलब्धता पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। अब इसमें ये आवश्यक नहीं है कि हर पौधा एक बराबर मात्रा में प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण की दर भी समान नहीं है, और प्रकाश संश्लेषण की मात्रा जब भिन्न भिन्न है तो उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी एक समान नहीं रहेगी। और ऊर्जा से ही ये सारी उत्पादकता जुड़ी हुई है। मूल चीज़ इसमें क्या है, ऊर्जा ही है, उसी की हम डिवीज़न की बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इस बात पर तय करता है कि पौधे किस प्रकार के। और इसके साथ ये भी कहा गया कि संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व यानी जो शुष्क भार उसका होता है उसके रूप में लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है। ये एक एवरेज आंकड़ा है। यद्यपि पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70% भाग जो है वो समुद्रों के द्वारा घिरा हुआ है, 70% पानी है, मतलब एक मोटे तौर पे। और इसके बावजूद उत्पादकता केवल उनकी जो है वो 55 बिलियन टन है। महासागर की उत्पादकता की बात हो रही है। शेष जो है वो भूमि से उत्पन्न होती है और भूमि का अमाउंट बहुत कम है, उस पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आप देखेंगे भारतीय कला और संस्कृति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण को हमने पीछे छोड़ा, नृत्य के स्वरूप पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति कैसी हुई और उसमें क्रमशः किस प्रकार से विकास की अवस्थाएं डेवलप हुई हैं, इसको हमने देखा था। अभी नृत्य के स्वरूपों को देखते हैं। तो नाट्य शास्त्र जो है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत को हमने देखा था, यहाँ शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है। ये मूल रूप से 2 स्वरूपों में पाया जाता है या 2 प्रकार का पाया जाता है। एक तो लास्य होता है और दूसरा तांडव होता है। विलोम शब्दों में आपने पढ़ा होगा, तांडव का लास्य होता है विलोम। तो लास्य का मतलब क्या है, इसमें लालित्य का भाव होता है, रस होता है और ये भावना और अभिनव प्रधान होता है। कला का ये रूप जो है ये नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। और तांडव नृत्य क्या है, तो ये उग्रता का प्रतीक है। और हमारी जो प्राचीन दकियानुसी मान्यता है उसमें ऐसा माना जाता है कि उग्र सिर्फ पुरुष हो सकता है, नारी तो हमेशा लज्जालु होती है, जबकि उग्रता दोनों में पाई जाती है। और ये समय के हिसाब से होता है, परिस्थिति किसकी कैसी है और क्या उसे झेलना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये प्राचीन मान्यताएं ही हैं, पुरुष प्रधान समाज के द्वारा गढ़ी गई हैं। तो ये नृत्य जो है ये नर अभिमुखताओं का स्वरूप है और इसमें लय और गति पर अधिक बल दिया जाता है, यानी इसमें स्पीड ज़्यादा होती है और लय भी ज़्यादा होती है। नृत्य पर नंदिकेश्वर के प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनय दर्पण, ये देखिए अभिनय दर्पण जो है ये नंदिकेश्वर के द्वारा लिखा गया है और ये नृत्य पर लिखा गया है, मतलब नृत्य को विषय बनाकर लिखा गया है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हिसाब से इसका जो समय है वो दिया है, तो समय उतना महत्वपूर्ण नहीं, डेट माफ कीजिए, इसमें नाम और जो लेखक का नाम है उसको आप याद रखिएगा। तो किसी भी अभिनय को 3 आधारभूत तत्वों में विभाजित किया जाता है। अब 3 आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें नृत्य है और मूल रूप से यही 2 हैं। ठीक, यहाँ पर 3 जो कहा गया है ना ये बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो नृत्य होता है और दूसरा जो है वो नृत्य होता है। मतलब नृत्य का संचालन करने वाला जो व्यक्ति है उसकी बात हो रही है। तो आधारभूत पद संचालनों से इसका तात्पर्य है और इसमें किसी भी अभिव्यक्ति या मनोदशा का समावेशन, निरूपण इत्यादि होता है। और नृत्य में क्या होता है, ये आश्य नर्तन के माध्यम से वर्णित रस और भावों से व्यक्त होता है और मूक अभिनय और मुद्राओं सहित नर्तन में प्रयुक्त जो अभिव्यक्ति है उसकी विभिन्न विधियों का समावेश होता है। तो नृत्य क्या होता है और नृत्य क्या होता है ये आपने देखा। अब इसके बाद यहाँ ये बताया गया कि नृत्य के द्वारा जो 9 रस हैं और उनसे संबंधित उनके स्थायी भाव हैं उनका पूरा व्याख्यान होता है, मतलब उसे व्यक्त किया जाता है। तो आप जानते ही हैं 9 रस कौन कौन से हैं, ये हिंदी साहित्य में वैसे भी पढ़ाया जाता है छोटी कक्षाओं में। तो प्रेम के लिए श्रृंगार है, श्रृंगार रस है और ये रसराज इसको कहा जाता है, इसका स्थायी भाव रति है। इसके बाद हास्य और विनोद के लिए हास्य रस है, इसका स्थायी भाव हास है। उसके बाद आता है रौद्र रस,
इसका स्थायी भाव क्रोध है, जब क्रोध की स्थिति होती है तभी रौद्रता उत्पन्न होती है। फिर करुण रस है, जो दुखद घटना होती है उसके लिए करुणा, इसका स्थायी भाव क्या है, दुख होता है। विभत्स रस है, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा होता है, घिन आती है किसी चीज़ को देखकर, तो वहाँ विभत्स रस होता है। उसी प्रकार से भयानक का जो स्थायी भाव है वो भय होता है, संत्रास या भय वही बात है, तो उसके लिए इसको किया जाता है, मतलब इसका प्रदर्शन किया जाता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, शूरता के लिए, उत्साह के लिए इसको व्यक्त किया जाता है। अद्भुत रस का आश्चर्य स्थायी भाव होता है, मतलब ऐसी चीज़ जो अद्भुत है उसको देखकर क्या होगा, आश्चर्य होगा, तो वही उसका स्थिर भाव होता है और नृत्य में भी वही दिखाई देता है। शांत रस का स्थायी भाव यहाँ आप देख रहे हैं शांति ही होता है, जिसे कि अक्षोभ भी कहा जा सकता है, स्थिरता कहा जा सकता है। ठीक, तो ये आपने देखा 9 रस जो है उनको यहाँ बांटा गया है। हालांकि अगर हिंदी में हम जाएंगे तो वहाँ वात्सल्य को भी एक रस माना गया है, लेकिन वो यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नृत्य की बात हो रही है तो नृत्य में इतने ही काम करेंगे। अब आगे जो हम देख रहे हैं वो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विधाएं, और ये काफ़ी काम की चीज़ है। पीछे तो सिर्फ डिफिनीशन थी, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं वो पूछी जा सकती हैं। इसमें नृत्य विधाएं दी हुई है, राज्य का नाम दिया है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन उससे भी पहले ये बताया गया है कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं अस्तित्व में हैं तत्काल में, और इसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, इसके अलावा ओडिसी, मणिपुरी, ये सब क्षेत्रवार नाम रखे गए हैं, कथक और सत्रिया। तो सबसे पहले भरतनाट्यम को देखिए, क्षेत्र इसका तमिलनाडु है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य, और ये शास्त्रीय नृत्य की विधा है और उसका सबसे प्राचीनतम रूप है ऐसा कहा जाता है, मतलब सबसे पुराना। और इस नृत्य की उत्पत्ति का संबंध तमिलनाडु के जो मंदिर थे उनसे माना जाता है। मंदिर में नर्तक होते थे, देवदासियाँ होती थी, जो कि कन्याएं होती थी, असल में उनके माता पिता उन्हें देवताओं की सेवा में समर्पित कर देते थे, यानी वो मंदिर की संपत्ति बन जाती थी। तो उनके द्वारा जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, मतलब नृत्य का मतलब यहाँ पे मनोरंजन से नहीं होता था, नृत्य के माध्यम से वो देव आराधना करती थी। लेकिन बाद में जब मध्यकालीन और बाद का समय आता है तो ये चीज़ें भ्रष्टाचार में तब्दील हो जाती हैं, तब उनका दैहिक शोषण भी आरंभ हो जाता है। तो वहाँ से इस कुप्रथा को समाप्त किया गया, क्योंकि ये कुप्रथा थी नहीं, शुरुआत में एक पवित्र परंपरा के साथ इसको शुरू किया गया था, लेकिन बाद में ये कुत्सित हो जाती है, घटिया हो जाती है। तो ये भरतनाट्यम एक पवित्र और शास्त्रीय नृत्य शैली है देवदासियों के द्वारा। और जो वहाँ देवदास होते थे, देवदास का मतलब वो पारो वाला देवदास नहीं, जो मंदिर के सेवक लड़के होते थे, सिर्फ लोग अपनी लड़कियाँ ही नहीं समर्पित करते थे, अपने पुत्रों को भी ईश्वर को समर्पित कर देते थे, ये अब ये ईश्वर की सेवा में काम आएगा, तो ऐसे लोगों को कहा जाता था देवदास। तो ये जब नृत्य करते थे, मंदिर की सेवा करते थे, तो उसमें जो शैलियाँ विकसित हुई हैं वो भरतनाट्यम के तौर पर दिखाई देती हैं। और इसे दाशी अट्टम भी कहा जाता है, कुछ इसके अन्य नाम भी हैं। भरतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मूल नाम है भरतनाट्यम, बाकी जो है वो छोटे मोटे नाम है जो कि कभी कभी बुला लिए जाते हैं। कुचिपुड़ी को देखिए, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र का है और मूल रूप से कुसेलवा के नाम से विख्यात है। गांव गांव जाकर प्रस्तुति देने वाले ये अभिनेताओं का समूह होता है, और इस समूह के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जो नृत्य है ये आंध्र के एक गाँव से निकला हुआ है, और ये गाँव जो है इसका नाम है कुसेलवापुरी, और वहीं से फिर ये बिगड़ते बिगड़ते बन गया कुचिपुड़ी। इसके बाद कथकली को देखिए, ये केरल का है और केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में ये काफ़ी फला फूला। नृत्य नाट्य के 2 रूप इसमें दिखाई देते हैं, एक तो रामानट्टम और दूसरा कृष्णाट्टम। ये दोनों विकसित हुए जिसमें कि रामायण और महाभारत की कहानियों को कथा के माध्यम से, मतलब संगीतमय कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, और पुरुष मंडली ही आमतौर पर इसे प्रदर्शित करती है। इसके बाद मोहिनीअट्टम है। यहाँ जानकारी भले नहीं दी है, लेकिन ये समुद्र के किनारे होता है, और ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीन समुद्र मंथन की घटना थी वो अपने ही हिंद महासागर में हुई थी, यानी जो समुद्र मथा गया था वो असल में हिंद महासागर था, जिसे कि उस समय रत्नाकर कहा गया। और जब मथा गया तो उसमें से सारी चीज़ें निकली, जहर भी निकला, और अंत में जिस उद्देश्य से उसको मथा गया था, यानी अमृत का कलश, वो निकलता है, और उसे लेकर आते हैं धन्वंतरी समुद्र के अंदर से। लेकिन जैसे ही कलश बाहर आता है और धन्वंतरी दिखाई दे जाते हैं, वैसे ही राक्षस उन्हें मारकर कलश छीन लेते हैं। मारकर मतलब धक्का देकर कलश छीन लेते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब राक्षस देवताओं को देने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो अब वो चाहते तो उनके हाथ में कलश था, वो पी सकते थे, लेकिन वो पीते नहीं है, पहले आपस में ही झगड़ा कर लेते हैं कि पहले कौन पिएगा। उनकी मूर्खता। इतने में देवताओं के पास योजना उपलब्ध हो जाती है, वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि ठीक है, हम उसको संभाल लेते हैं, और वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करते हैं, जिसे कि कहा गया मोहिनी। राक्षसों ने ही नाम भी दिया मोहिनी, और वो मोहिनी इतनी सुंदर चाल के साथ राक्षसों के सामने से गुजरती है कि उनकी निगाहें उस स्त्री पर टिकी रह जाती हैं, और वो उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। तो मोहिनी की यही शर्त थी कि कलश मुझे दे दो और मैं तुम्हारा मनोरंजन करूंगी, अपने हाथ से कलश में जो अमृत है उसे पिलाऊंगी। और उसके बाद क्या होता है आप जानते हैं। तो भगवान विष्णु के द्वारा जो मोहिनी अवतार धारण किया गया था, उसी का यहाँ पे एक अभिनय प्रस्तुत किया जाता है, मतलब मोहिनी का रूप धारण करके, और बाकी जो है वो राक्षसों का किरदार धारण कर लेते हैं और वहाँ नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो ये केरल का है।
इसी क्रम में आप ओडिसी को देख रहे हैं, तो ओडिशा में ये होता है, नाम से आप आराम से लिंक कर सकते हैं। उदयगिरी खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, मतलब वहाँ से उदाहरण प्राप्त होते हैं कि ओडिसी नृत्य जो है वो काफ़ी पुराना है। और ओद्रा नृत्य से इस नृत्य को नाम प्राप्त हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। मुख्य रूप से महारी के द्वारा ये किया जाता है और जैन राजा खारवेल जो था उनका भी इसे संरक्षण प्राप्त था। ठीक, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख हम देखते हैं, उसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि नृत्य संगीत में भी उनकी खासी रुचि थी। इसके बाद मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये मणिपुर की घाटियों में जो गंधर्व उस समय बसते थे उनके द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए किया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने भी इस नृत्य नाटिका में भाग लिया था। तो ये पौराणिक उद्गम से देखा गया है, शिव पुराण में इसका उल्लेख दिखाई देता है। और 15वीं शताब्दी में वैष्णववाद का जब आगमन होता है तो उसके बाद ये नृत्य और ज़्यादा प्रमुख हो जाता है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, ब्रजभूमि की रासलीला से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और परंपरागत नृत्य विधा ये है उत्तर प्रदेश की। कथक का नाम कथिका से लिया गया है, जो कि भाव भंगिमाओं और संगीत के साथ महाकाव्यों से ली गई कविताओं की प्रस्तुति किया करते थे। तो इसमें भी महाकाव्य और पुराणों पर आधारित जो कहानियाँ हैं उसी को आधार बना के प्रस्तुति दी जाती है। इसके बाद सत्रिया असम का है। असम में 15वीं शताब्दी में जो वैष्णव संत हुए शंकर देव जी, उनके द्वारा इसे विकसित किया गया था। इसका आधुनिक रूप तभी आता है और इसे सत्रिया नृत्य के तौर पे प्रचलित किया जाता है। तो क्षेत्र का नाम और थोड़ी सी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। अब कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो इसमें फल और उनकी जो कमियां हैं, अब देखिए कुछ तो फलों में जो रोग लगते हैं या फल वाले पौधों में जो रोग लगते हैं वो विषाणुओं और जीवाणुओं की वजह से होते हैं, या बैक्टीरिया माफ कीजिए जो फंगस है उनकी वजह से होते हैं। और कुछ हीनताजन्य रोग होते हैं, जैसे मनुष्य में हो जाते हैं वैसे पौधों को भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फलों में जो तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग हैं उनको देखिए, सूची बनी हुई है, इसमें रोग दिया है, लक्षण दिया है और साथ में ये दिया है कि किस तत्व की कमी से होता है। नींबू में जो होने वाला डाईबैक रोग है, इसे आप देख रहे हैं, ये कॉपर की कमी से होता है, Cu यानी कॉपर की कमी से होता है। आंवले में निक्रोसिन, आंतरिक निक्रोसिन हो जाता है, ये बोरान की कमी से होता है। और नींबू में लिटिल लीफ, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं एकदम सिकुड़ी हुई, तो ये कॉपर की कमी से होती हैं। आम और बैगन में भी लिटिल लीफ होता है, वो जस्ते की कमी से होता है। तो पत्तियों का सिकुड़ना आमतौर पर ये मान लिया जाता है कि जिंक की कमी है, लेकिन कहीं कहीं कॉपर की भी कमी होती है। इसके साथ अंगूर का जो डिसऑर्डर है ये देखें, ये बोरान की कमी से होता है। नींबू में जो येलो स्पॉट डिसऑर्डर होता है वो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ये येलो स्पॉट डिसऑर्डर जो है ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है, ध्यान दीजिएगा। केले में वाटर कोर जो है ये बर्फ के कण और सॉर्बिट्रॉल के डिपोजिशन से होता है, मतलब जब वो जमा होने लगते हैं उसके अंदर तब ऐसा होता है। अमरूद में ब्रॉन्जिंग, ये जस्ते की कमी से होती है। और लीची में जो पत्ते का झुलसना है ये पोटेशियम की कमी से होता है, झुलसा रोग उसको लग जाता है। और आम में आंतरिक निक्रोसिन ये बोरान की कमी से ही होता है। तो आमतौर पे ये जो समस्या है ये बोरान की कमी से हो रही है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद आम में जो आंतरिक निक्रोसिन है इसे हमने देखा। नीचे लीफ स्कोर्च जो है वो होता है, ये आम के अंदर ही होता है और इसमें पोटेशियम की कमी से हो जाता है। इसके अलावा पानी में अगर क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो भी हो जाता है। दोनों चीज़ें हैं, आवश्यक नहीं है कि हीनता से ही हो, अधिकता से भी हो सकता है। और कटहल के अंदर जो आंतरिक उत्तक क्षय होता है उसकी वजह से जो उसके कोआ होते हैं यानी अंदर के फल होते हैं वो सब ठीक ढंग से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो ये होता है बोरॉन की कमी से। और आम का जो काला सिरा रोग है यानी ब्लैक टिप डिजीज़ जो है ये भुट्टे के धुएं से निकली हुई जो, और यहाँ पे ये भुट्टा नहीं है बल्कि भट्ठी है, तो भट्ठी के धुएं से निकलने वाली जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी वजह से हो जाता है। आमतौर पे जैसे भट्ठे होते हैं, भट्टे का मतलब जो ईंट वाले भट्टे होते हैं जहाँ से ईंटें पकाकर सप्लाई की जाती हैं, तो वहाँ से ये निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और आसपास अगर कोई आम का बगीचा है तो ये रोग देखने के लिए मिलता है। और ये कहना होगा कि आम का बगीचा पूरी तरह से उजड़ जाता है सिर्फ इसी की वजह से। इसके बाद आप देखें पीकन नट में जो गुच्छा रोग लगता है, बंकी रोग जो है ये जस्ते की कमी से होता है। हेन एंड चिकन ये अंगूर में होता है बोरॉन की कमी से। शलजम में वाटर कोर जो है वो मैग्नीज की कमी से होता है। विप टेल रोग जो है ये फूल गोभी का है, मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। और फूल गोभी में ही बटनिंग की जो बीमारी होती है वो नाइट्रोजन की कमी से होती है। तो ये कुछ बीमारियों को हम देख रहे थे। इसके बाद यहाँ आप देखें फूल गोभी में ब्राउनिंग भी हो जाती है, वो बोरॉन की कमी से होती है। चुकंदर का हर्ट रॉट ये बोरॉन की कमी से होता है। मटर में मार्श रोग लग जाता है और ये मार्श डिजीज जो है ये मैग्नीज की कमी से होती है। चुकंदर में भी सेम वही कारण होता है, चित्तीदार पीले रोग के लिए। इसके बाद कोटर स्पॉट जो है, मतलब कोटर स्पॉट का मतलब कैविटी स्पॉट से है, तो ये धब्बे हो जाते हैं गाजर में और कैल्शियम की कमी से ऐसा होता है। इसके बाद आलू का ब्लैक हर्ट, ये जब भंडारण किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में आलू भेजा जाता है बीज के तौर पे संग्रहित करने के लिए, या किसान अपने घर पे न रख के कोल्ड स्टोरेज में जमा कर देते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है भंडारण के वक्त तो ऐसा होता है। अब इसके बाद सब्जियों पर आ जाते हैं, फलों और अन्य चीज़ों के बाद। यहाँ आप देखें उपयोग के आधार पर किस चीज़ का सेवन हम करते हैं, मतलब कौन सी सब्जी का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं, ये इसमें देखने की आवश्यकता है। तो गाजर यहाँ आप देख रहे हैं,
गाजर, मूली, चुकंदर और शलजम, इन सब का हम जड़ का सेवन करते हैं। मतलब जो हिस्सा हम खाते हैं, एडिबल पार्ट होता है, वो असल में जड़ होती है। आलू, अरबी और गांठ गोभी, इसके अलावा जिमीकंद। अब ये अरबी जो है ये बंडे के ही परिवार की होती है। बंडा आपने देखा होगा, तो उसी का एक छोटी बिरादरी। और जिमीकंद को सूरन भी कहा जाता है। ठीक, तो ये सब जो है इसका हम तना खाते हैं। सूरन को आप जड़ मत समझ लीजिएगा, उसका भी हम लोग तना ही सेवन करते हैं। शल्ककंद, ये कौन कौन से हैं? तो प्याज और लहसुन है। ये छिलके ही होते हैं, असल में परते पर परते होती है। अगर प्याज में आप छिलके उतारना बंद ना करिए तो प्याज में कुछ बचेगा ही नहीं। इसके बाद अपक्व पुष्प के तौर पे हम क्या खाते हैं? तो फूल गोभी और ब्रोकली को खाते हैं। ये असल में क्या है? अधपका फूल होता है। अगर पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तो किसी काम का नहीं रहता, इसीलिए बीच में ही तैयार होने पर तोड़ लिया जाता है। और फल हम किस पौधे का खाते हैं? तो फल में हम टमाटर खाते हैं। मतलब टमाटर के पौधे से जो हिस्सा हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो लाल लाल टमाटर आप देखते हैं, वो असल में उसका फल होता है। वैसे ही बैगन भी फल होता है, मिर्चा भी फल होता है, भिंडी भी फल होती है, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, कद्दू, ये सब, कद्दू माने कोहड़ा, ये सब क्या है? फल हैं। जिस हिस्से को हम खाते हैं वो असल में फल है। इसके बाद बीज हम किसका खाते हैं? तो लोबिया और सेम का खाते हैं, वो भी फली सहित। इतना हमने देखा। आगे चलते हैं, कृषि के और भी तथ्य हैं इसमें। जीवन चक्र के आधार पर अगर देखें तो कौन सा पौधा कितने समय तक लाभदायक रहता है? तो 1 वर्षीय जो पौधे होते हैं उसमें भिंडी है, टमाटर है, लोबिया है, 1 साल तक ये चल जाते हैं, फल देते रहते हैं। द्विवर्षीय में मूली, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, ये सब आते हैं। बहुवर्षीय में परवल, लहसुन, हल्दी, शकरकंद। अब इसमें जो जमीन के अंदर विकसित होने वाले हैं, जैसे जिमीकंद को आप देख रहे हैं, अरबी को देख रहे हैं, बंडे को देख रहे हैं, इन्हें समय लगता है। और सूरन की गांठ तैयार होने में तो बहुत समय लगता है। कुल के आधार पे अगर देखें, अब कुल भी पूछा जाता है तो ये थोड़ा टेढ़ा होता है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, एमिल्डेसी कुल जो है इसके प्याज और लहसुन है, मतलब ये इस परिवार से संबंधित है। वैसे ही क्रूसीफेरी परिवार जो है उसके सदस्यों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, मतलब हर प्रकार की गोभी, उसके अलावा मूली, सलजम और सरसों। देखकर लगता नहीं है कि सरसों और गोभी एक ही परिवार के होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है। इसी प्रकार से कुकुरबिटेसी कुल है। तो कुकुरबिटेसी में लौकी, टिंडी, टिंडी मतलब टिंडा, सीताफल, इसके अलावा खरबूज, तरबूज, खीरा, करेला, परवल, तुरई, कद्दू, ये सब आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि करेला ही नहीं, सिर्फ परवल भी कभी कभी कड़वा आता है। तो वजह क्या है कि ये कुकुरबिटेसिन जो रसायन है वो इसके अंदर पाया जाता है, भले ही कम मात्रा में हो, कभी कभी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद अम्बिरबेली फेरी, ये जो है इसमें स्कूल में आने वाले गाजर और धनिया है, ये दोनों एक ही परिवार के हैं। और लेग्यूमिनेसी को आप देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक सोया आता है। सोया का मतलब वो सोयाबीन नहीं, सोए की भी पत्तियां होती हैं, उसको क्षेत्रवार अलग अलग नामों से जाना जाता है। सोया पालक की सब्जी लोग खाते हैं, तो वो एक अलग चीज़, वो भी पत्तीदार होता है, उसमें भी फल लगते हैं धनिया की तरह फली, तो वो भी इसी कुल से बिलोंग करता है। इसके बाद लेग्यूमिनेसी को आप देख रहे हैं, इसमें मटर, सेम, मेथी और बोकलम, इसके अलावा सोयाबीन, राजमा, ये सब आते हैं। ये पोलियो का कारक बन गया था। इसके बाद मालवेसी कुल में भिंडी आती है और सोलनेसी में आलू सबसे पहला सदस्य है। उसके अलावा बैगन, टमाटर और मिर्चा भी इसी परिवार के। अब आइए सब्जियों को वहीं रहने देते हैं, थोड़ा सामान्य हिंदी देख लेते हैं। विलोम शब्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और यहाँ भी है, देखिए। सुपात्र का विलोम होगा कुपात्र, ठीक। इसके बाद सुप्रबंध का होगा कुप्रबंध, सुबुद्धि का दुर्बुद्धि, सुमुख का दुर्मुख, सुरक्षा का असुरक्षा, सुविचार का कुविचार, ठीक। सुव्यवस्था के 3 प्रकार के विलोम है, जैसे कि अव्यवस्था, कुव्यवस्था और गड़बड़ी। सुपुत्र का कुपुत्र हो सकता है विलोम, उसी प्रकार से कुप्रयोग का सुप्रयोग, यहाँ आप देख रहे हैं। सुमति का कुमति, सुयंत्रित का कुयंत्रित हो जाएगा। इसके बाद सुलक्षण का कुलक्षण हो जाएगा। सुविधा का दिक्कत और असुविधा दोनों हो सकता है। सुशील का दुशील हो जाएगा। सुपूत का कुपूत हो जाएगा, मतलब कपूत हो जाएगा असल में। सुफल का कुफल, सुमार्ग का कुमार्ग हो जाएगा। सुयश का अपयश हो जाएगा। सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। सुविधाजनक का कष्टकर, दिक्कत तलब, और सबसे अच्छा है असुविधाजनक, तो इसको आप लिख रहे हैं। इसके बाद सुषुप्ति, सुषुप्ति मतलब निद्रा की अवस्था, तो उसका उल्टा हो जाएगा जागरण। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ सुसंगति का हो जाएगा कुसंगति। सुस्त का चुस्त और फुर्तीला दोनों हो सकता है, जैसे विकल्प हों उसके आधार पे आप चयन करिएगा। इसके बाद कुसमय का सुसमय होता है। सूक्ष्म का स्थूल होता है। सृष्टि का प्रलय होता है। सृजन का नाश होता है। सोच का असोच होता है। इसके बाद सैद्धांतिक का असैद्धांतिक होता है। स्खलित का अस्खलित होता है। स्तब्ध का अस्तब्ध होता है। कई जगह पे उपसर्ग लगाने से ही काम बन गया है। सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है। सोच विचार कर बिना, इसका उल्टा अगर आप देखेंगे तो बिना सोचे समझे। सुसाध्य का दुसाध्य होता है। सूखे का गीला, सेवित का असेवित, सोने का जागना, सौम्य का उग्र और असौम्य दोनों हो सकता है। इसके बाद स्तुति का निंदा होता है। ये हमने विलोम शब्दों को देखा। इसके बाद कुछ और भी है, जैसे कि स्वीकार्य का अस्वीकार्य होता है। स्वीकृत का अस्वीकृत होता है। स्वीकार करने का अस्वीकार करना होता है, या स्वीकरण का अस्वीकरण होता है। स्वीकृति का अस्वीकृति, हंसने का रोना, हत का आहत, ठीक। इसके बाद हथियारबंद का निहत्था हो जाएगा। हमदर्द का बेदर्द हो जाएगा। हयादार का बेहया होगा। हर्ष का विषाद हो जाएगा। हल्के का भारी होगा। हल्का फुल्का का भारी भरकम होगा। हानि लाभ, हार जीत, हास्य
ये हाथ से राग दिया हुआ है, तो हाथ से भी आप लिख सकते हैं उसकी जगह पे। इसका रुदन हो जाएगा, रुदन मतलब रोना। हिंसक का अहिंसक हो जाएगा, हिंसा का अहिंसा हो जाएगा। हित का अहित हो जाएगा, हितकर का अहितकर हो जाएगा। हितकारी का अहितकारी हो जाएगा। होनी का अनहोनी, ह्रस्व का दीर्घ, रास का वृद्धि। ये कुछ विलोम हैं जिन्हें कि आप यहाँ देख रहे थे। अभी वो क्रम जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम करंट अफेयर को देखेंगे। और करंट अफेयर में यहाँ टेबल बनी हुई है, योजना, समिति या अभियान, ये एक तरफ दिया हुआ है, और उसके साथ मंत्रालय या किस संस्था के द्वारा या किस चीज़ के द्वारा उसे संचालित किया जा रहा है वो दिया हुआ है। टिप्पणी और उद्देश्य भी दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला तो आप देखें कि ये एक तरह की पहल है, यानी इनिशिएटिव है, और इसका नाम है परय शिक्षालय। ये परय शिक्षालय पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, मतलब ये प्रादेशिक है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 फरवरी 2022 को परय शिक्षालय, परय का मतलब यहाँ पे पड़ोस से तात्पर्य है, तो पड़ोस के स्कूल के नाम से एक नई पहल को शुरू किया है। और इसके तहत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 7 तक के छात्रों को खुली कक्षाओं में, यानी ओपन एयर क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। मतलब जैसे पहले के गुरुकुल होते थे, उस अंदाज में खुले में पढ़ाया जाएगा। और इस पहल का उद्देश्य क्या है, ऐसा पढ़ाकर वो क्या करना चाहते हैं, तो अपनी शिक्षा जारी करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। कोविड-19 महामारी के दौरान जो विद्यालय से उनका एकदम से लिंक टूट गया था, तो इस माध्यम से वो जोड़ना चाहते हैं। इसके बाद अगली जो पहल है, अगला जो इनिशिएटिव है, वो है समृद्ध। नीति आयोग के सौजन्य से अटल नवाचार मिशन से ये जुड़ा हुआ है, मतलब अटल नवाचार मिशन नीति आयोग का। और उसके अलावा अमेरिकी एजेंसी है, इसका नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वाली, मतलब पूरे नाम के तौर पे देखें तो अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसने स्वास्थ्य के देखभाल के अभिनव वितरण के लिए बाजारों और संसाधनों तक जो सतत पहुंच है उसको करने के लिए ये साझेदारी की है। मतलब यहाँ पे नीति आयोग का जो साझा हुआ है वो किसके साथ हुआ है, ये अमेरिकन एजेंसी के साथ हुआ है। और आपात स्थितियों को बढ़ावा देके, मतलब इसमें स्वास्थ्य संबंधी पूरी बात हो रही है समृद्ध पहल में, तो तत्काल जो मध्यम और लंबी अवधि में स्वास्थ्य आपात स्थितियां हैं उनको बढ़ावा देकर स्वास्थ्य सुविधाओं में आपूर्ति के पक्ष के अंतराल को कम करना, मतलब जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी आपूर्ति निरंतर रहे, ये इसका प्रयास है। तो इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ इसमें ये भी कही गई है कि दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी के शहरों और ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में जो आबादी का घनत्व है वो ज़्यादा दिखाई देता है, और वहीं की परिस्थितियाँ ज़्यादा नाजुक भी हैं। संक्रमण का खतरा या किसी भी तरह के रोग का खतरा वहीं पर ज़्यादा होता है। तो उनके लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को पहुँचाना या उनकी पहुँच में कराना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसके बाद नई जैव प्रौद्योगिकी नीति को आप देखिए, जो कि चलेगी 2022 में अभी लॉन्च ही हुई है, 2027 तक ये लागू रहेगी, यानी 5 वर्ष की। गुजरात सरकार की है अपनी प्रादेशिक, भूपेंद्र पटेल ये मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, तो इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया, मतलब घोषणा की गई 17 फरवरी 2022 को। और ये नई जैव प्रौद्योगिकी नीति है नए नियमों के हिसाब से। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को आप देखें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और फरवरी 2022 में इसके लिए जो धनावंटन किया गया था वो 4,600 करोड़ रुपए का था, यानी अच्छी खासी धनराशि इस पर आवंटित की गई है। मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है, मतलब इसकी अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है। उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में समग्र विकास और उन्नति करना। इसके बाद स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, ये हिमाचल प्रदेश की अपनी है, और हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक में जनवरी में इसको अनाउंस किया गया था। इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया नीति को भी देख लीजिए, ये ऊर्जा मंत्रालय के सौजन्य से चल रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन हेतु हरित हाइड्रोजन हरित अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है। और उत्पादन का लक्ष्य भी वर्ष 2030 तक अक्टूबर 2021 को घोषित किए गए 1 मिलियन टन से 5 गुना बढ़ाकर 5 मिलियन टन तक इसे कर दिया गया है। तो इसमें विस्तार 2030 तक किया गया है, तो उसकी मात्रा भी बढ़ाई गई। आगे चलते हैं। अगला जो है वो मुंबई वाटर टैक्सी परियोजना है, महाराष्ट्र सरकार की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी इन्होंने किया था फरवरी 2022 में। नवी मुंबई और मुंबई के बीच में चलने वाली ये भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा है। और भारत में बंदरगाह प्रेरित विकास को बढ़ावा देने के लिए 2015 में कैबिनेट की मंजूरी के बाद भारत सरकार के द्वारा जो सागरमाला परियोजना शुरू की गई है उससे ये जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य, मतलब इस परियोजना का उद्देश्य था भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा का दोहन करना, मतलब जितना हम उससे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उससे लाभ ले सकते हैं वो सब प्राप्त करें। तो ये उद्देश्य था ताकि आर्थिक क्षमता को हम बढ़ा सकें। और वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया। वाटर बस या वाटर टैक्सी, इसे आप जो भी कहें, ये एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट है जिसका उपयोग शहरी क्षेत्रों में निजी सार्वजनिक परिवहन को प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे बसों के द्वारा और लोकल ट्रेन के द्वारा आना जाना होता है, वैसे यह पानी के जरिए आना जाना होगा, ऐसा इसमें कहा गया। आगे बढ़ते हैं। और ये परियोजना सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत ही है, मतलब उसी के अंतर्गत इसको वित्त पोषण प्राप्त हो रहा है। लाभार्थियों से रूबरू, ये एक तरह का इनिशिएटिव है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसके अंतर्गत असम, झारखंड और केरल के जो शहरी लाभार्थी हैं, मतलब आवास योजना के, उनसे बातचीत का आयोजन किया गया। और लाभार्थियों से रूबरू नाम से पता चल रहा है कि उनसे आमना सामना हुआ था।
इसमें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी ये पहल, मतलब पहली बार इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ और आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पे इसे बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट सितंबर 2021 में मंत्रालय के द्वारा पहल शुरू की गई थी, तो वो शुरुआत भी आप देख सकते हैं। पीएम किसान योजना यहाँ चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ लाभ कितना मिला है वो दिया गया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत 22 फरवरी 2022 तक लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ दिया जा चुका है। शुभारंभ हुआ था 2019 में 24 फरवरी की तारीख में और भूमिधारक किसानों की जो वित्तीय ज़रूरतें हैं, खेती से वो अपने खाने भर जुटा लेते हैं, लेकिन बाकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, तो उसके उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये उद्देश्य यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, ये भी केंद्र सरकार का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश का जो सीहोर है वहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत के 6 वर्ष पूरे मतलब उस समय जो शुरू की गई योजना थी उसके 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस योजना ने आगामी जो खरीफ 2022 का सीज़न है, मतलब इस वर्ष का जो खरीफ सीज़न है उसकी बात की जा रही है, तो उसके साथ अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में सफलतापूर्वक पदार्पण किया है, यानी ये 7वां वर्ष शुरू हो गया है। तो ये जो PMFBY योजना है, इसके तहत कार्यान्वयन करने वाले सभी राज्यों में किसानों को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के माध्यम से जो फसल बीमा पॉलिसी है वो दी जाएगी। ठीक, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, तो यहाँ बीमा की बात हो रही है और डोर टू डोर वितरण का अभियान शुरू किया जाएगा ताकि हर किसान इसे प्राप्त कर सके। तो ये हमने देखा। अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, दोपहिया वाहनों पर बच्चों के लिए नए नियम लागू हुए हैं। तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अपना इनिशिएटिव है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी 2022 की अधिसूचना जो जारी की थी उसके माध्यम से जो नियम था, मतलब CMVR, ये 1989 वाला रूल है, तो इसमें इसके रूल नंबर 138 में, मतलब संख्या 138 में संशोधन किया है। संशोधन करने के बाद अब जो नए नियम है उसमें ये कहा गया कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बैठाकर दोपहिया वाहन चलाते समय, ये आप देख रहे हैं, बच्चे को हेलमेट पहनाना पड़ेगा और साथ में सेफ्टी हार्नेस यानी उसे एक तरह का बेल्ट भी पहनाना पड़ेगा। और 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने वाली जो बाइक है उनकी भी रफ्तार घटा दी गई है, मतलब वो ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते हैं, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही उसे सीमित कर दिया गया है। इसके बाद PM केयर्स, यहाँ आप नीचे देखें, PM केयर्स चिल्ड्रन स्कीम है और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय की अपनी है। 28 फरवरी 2022 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है और वैसे अगर देखा जाए तो ये 2021 तक ही वैलिड थी, मतलब 31 दिसंबर 2021 तक ही वैलिड थी, लेकिन अभी इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है और ये उत्तरी रेलवे के सौजन्य से चल रही है। 15 फरवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत जो T49 की मुख्य और सबसे लंबी सुरंग है उसको जोड़ दिया है, तो आवागमन में सुविधा हो गई है। और भारतीय रेलवे की अब तक की सबसे लंबी सुरंग ये है, अब तक की जितनी भी सुरंगें हैं उसमें ये सबसे लंबी है। सुंबर और अरपिंचला स्टेशनों के बीच में, ये ध्यान दीजिएगा, सुंबर और अरपिंचला जो स्टेशन है उनके बीच में T49 सुरंग, ये 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। मिशन इंद्रधनुष के बारे में आपने सुना होगा। अब यहाँ पर है गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0, तो ये इसका नया संस्करण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी जो है 7 फरवरी 2022 को इसे लॉन्च करते हैं। और गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0, इसके तहत 3 राउंड होंगे, मतलब 3 इसके फेज आप कह सकते हैं, 3 दौर कह सकते हैं। और देश के 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों सहित, मतलब कुल मिलाकर इसमें करीब 416 जिलों इसमें पूरा ये चलेगा। मिशन इंद्रधनुष जो गहन इंद्रधनुष मिशन है उसको चलाया जाएगा और सभी जो 75 जिलों को इसमें चिन्हित किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए, उसमें भी इसका संचालन होगा। तो कुल मिलाकर ये मिशन इंद्रधनुष का एक परिवर्धित संस्करण है। इसके बाद जो अगला हमारा है वो परियोजना है एक तरह की सामाजिक आवास इकाई परियोजना। 20 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको, यहाँ आप देखिए इसमें और भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ, इन्होंने संयुक्त रूप से इसे उद्घाटित किया। मतलब जो इनॉग्रेशन का काम है वो संयुक्त रूप से हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये मॉरिशस में उद्घाटन इसका हुआ है। और इस अवसर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 2 अन्य परियोजनाओं के वर्चुअल शिलान्यास समारोह में भाग लिया था। अत्याधुनिक सिविल सर्विस कॉलेज और इसके अलावा करीब 8 मेगावाट के सौर PV फार्म का भी निर्माण इसमें शामिल है। तो परियोजना में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पर दी हुई हैं और इनका निर्माण भी भारत के विकास और सहयोग के तहत ही किया जा रहा है। तो निश्चित बात है कि मॉरिशस में हो रहा है, भारत इसमें सहयोगी है। इसके बाद जो अगली पहल है वो एक कार्यक्रम के तौर पे दिखाई दे रही है। नव भारत साक्षरता केंद्र सरकार का अपना है और सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के हिसाब से वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए इसे लॉन्च किया है। और इसमें बात यह है कि ये योजना देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो गैर साक्षर लोग हैं उनको कवर करेगी। पहले तो ये पता लगाएंगे कि ऐसे कितने लोग हैं और उसके बाद वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, इस पर बात करेगी। आगे बढ़ते हैं।
देखिए, वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर 2027 मतलब बीच में जितने भी फाइनेंशियल ईयर आएंगे उसकी अवधि के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई है और प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने की सिफारिशें भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की चर्चा करें तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से ये चल रही है। 4 फरवरी 2022 को लोकसभा में दी गई जानकारी के हिसाब से जो इसमें संशोधन हुआ था, तो उसके तहत दूसरी संतान लड़की होने पर मातृत्व लाभ कार्यक्रम को और बढ़ा दिया जाएगा। अगर दूसरी संतान लड़की होती है तो इसमें मातृत्व लाभ जो कार्यक्रम है उसमें वृद्धि की जाएगी। आमतौर पर देखने में आता है कि लोग चाहते हैं कि कम से कम दूसरी संतान या अंतिम संतान जो हो वो लड़का हो। स्माइल योजना और 2 उप योजनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा ये चलाई जा रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने 12 फरवरी 2022 को केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता को शुरू किया है। और स्माइल की 2 उप योजनाएं हैं। एक तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना है, ये पहली है, और दूसरा भिक्षुओं के व्यापक पुनर्वास की जो केंद्रीय क्षेत्र योजना है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के लिए व्यापक जो कल्याण कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं, पुनर्वास की भी योजना है, तो वो सब इसके साथ जुड़ी हुई है। इसमें विशेष और क्या हो सकता है, तो उद्देश्य इसका जानना आवश्यक है। ये स्माइल योजना उन अधिकारों तक पहुंच को मजबूत करेगी और विस्तारित करेगी जो लक्षित समूह को, मतलब जो समूह इसमें दिए हुए हैं, उनको आवश्यक कानूनी सुरक्षा और एक सुरक्षित जीवन दे सके। और ये योजना पहचान, चिकित्सा, देखभाल, शिक्षा, व्यावसायिक अवसर, आश्रय, कई सारे जो जीवन के महत्वपूर्ण आयाम होते हैं जिससे कि एक अच्छा जीवन विकसित होता है, उन सब को छूने का प्रयास करेगी। तो यहाँ तक हमने इसे कवर किया है और इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।